नव्या ने रोहन की बहन रिया के इलाज का सारा खर्च उठा लिया था। जब रोहन ने डॉक्टर की बात सुनी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या का धन्यवाद कैसे करे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। आज नव्या के इस तरह मदद करने से रोहन खुश तो था ही, साथ ही उसने मन में एक बात ठान ली थी कि वो नव्या का कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, भले ही उसे पूरी लाइफ नव्या के लिए काम ही क्यों ना करना पड़े। रोहन सोचता हुआ जैसे ही रिया के पास आया तो उसने देखा कि रिया लेटी हुई थी। उसने रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, अब तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। डॉक्टर तुम्हारा इलाज बहुत जल्द करने वाले हैं। अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, तुम इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो? बताओ ना। अरे रिया, पैसों का इंतजाम हो गया है। तू अब आराम कर। चल जल्दी से सो जा। रिया ने बहुत ही प्यार से हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद करके सो गई। रोहन वहीं पास में बैठा हुआ अपने नाटक की स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा जिस पर वो काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में नव्या का इस तरह मदद करना चल रहा था। वो सोच रहा था कि कब वो नव्या से मिलकर उसे थैंक यू कहेगा, इसलिए वो कल ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा था। नव्या ने रिया के इलाज के लिए पैसे चुका तो दिए थे, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। इलाज के लिए पैसे देने के कारण उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो चुका था। नव्या थोड़े थोड़े करके पैसे बचा रही थी ताकि उसके बेटे आरव की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, लेकिन आज रिया की हालत देखने के बाद उसे लगा कि उसके पास इलाज के पैसे देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नव्या खुद से ही बोले जा रही थी, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसे तो मैं कमा ही लूंगी, बस अब भगवान रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। नव्या ने ये सोचते हुए जैसे ही घड़ी देखी तो वो डर गई, क्योंकि आज स्कूल पहुंचने में उसे बहुत लेट हो गया था। वो जानती थी कि आरव बहुत नाराज हो जाएगा। उसने जल्दी से स्कूल पहुंचने के लिए ऑटो वाले से ऑटो की स्पीड बढ़ाने को कहा। कुछ ही देर में नव्या स्कूल पहुंच गई थी। नव्या जैसे ही स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि अविनाश की कार सामने खड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अविनाश आरव को लेने स्कूल आएगा। क्या अविनाश यहाँ पर? लेकिन क्यों? नव्या ने खुद से कहा और अविनाश की ओर जाने लगी। फिर उसने बहुत ही आराम से अविनाश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश की हरकतों ने उसे वाकई हैरान कर दिया था। अविनाश ने अपनी भौहें उठाई और कंधे उचकाकर नव्या को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके पास असल में आरव को स्कूल से लेकर आने का टाइम नहीं था, लेकिन उसे लगा कि आरव को सरप्राइज देने के लिए स्कूल जाना चाहिए ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। इसलिए अविनाश ने अपने काम को कुछ समय के लिए अलग रखकर स्कूल आना सही समझा। नव्या अविनाश से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, पापा, मम्मा, आप दोनों यहाँ? आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए बाहर भागते हुए अविनाश के पैरों को गले लगा लिया था। अविनाश तुरंत नीचे बैठा और उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लेने क्यों नहीं आएंगे? इतना कहकर अविनाश ने आरव को गोद में उठा लिया और अपनी कार की ओर जाने लगा। आरव भी बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी कार की तरफ जाने के लिए हाथ का इशारा करने लगा। अविनाश ने जैसे ही उसे अपनी कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाई तो नव्या को बहुत ही अजीब लगा। उसने मन में कहा, आरव, तू मेरा ही बच्चा है ना? फिर किसी के आने पर मुझे भूल कैसे गया? इतना खुद से बोलकर वो तुरंत भागती हुई कार के पास गई, अंदर बैठी और आरव को उसने अपनी गोद में उठा लिया। नव्या का चेहरा जलन से लाल हो चुका था, जिसे देखकर अविनाश ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, क्या सचमुच इसे मुझसे जलन हो रही है? अविनाश खुद में सोच ही रहा था कि तभी नव्या ने पूछा, आरव, तो बताओ, आज तुमने स्कूल में बच्चों के साथ मस्ती वस्ती की और कोई फ्रेंड बनाया? बताओ बताओ, और क्या क्या हुआ फर्स्ट डे पर? आरव ने खुश होकर कहा और अपना बैग खोलने लगा। यस मॉम, आज बहुत मजा आया स्कूल में। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए। वो सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। देखो देखो, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए।
आरव ने अपना बैग खोला और कुछ गिफ्ट्स निकालने लगा। उसका बैग कैंडी, चॉकलेट्स, छोटे टॉयज और ऐसी ही कई चीजों से भरा हुआ था। ये सब लड़कियों ने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ मम्मा। शैतान कहीं का। वैसे मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। इतना कहकर नव्या ने आरव को एक फुटबॉल देते हुए उसे गले लगा लिया। अविनाश माँ और बेटे को बहुत ही शांति से देख रहा था। वो बस उनकी बातचीत सुन रहा था। उसे इस तरह दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सभी लोग घर पहुंच गए थे। जब वो घर पहुंचे तो मरियम ने खुशी से आरव को तुरंत गले से लगा लिया। आरव बेटा, मुझे बहुत याद आई आपकी। कैसा रहा आपका आज का दिन? आरव ने अपने बैग से कैंडी का एक बॉक्स निकाला और उसे मरियम को देते हुए कहा, मरियम दादी, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। ओह, थैंक यू बेटा। स्कूल से लौटने के बाद अविनाश भी अपने काम में बहुत बिजी हो गया था। आरव लिविंग रूम में खेल रहा था जबकि नव्या सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसे हर हाल में रोहन को फिर से सबके सामने लाना था। वो उसकी पूरी मदद करना चाहती थी। कुछ देर में नव्या सोफे पर काम करते करते ही सो गई थी। जब अविनाश आया तो उसने देखा कि नव्या सोफे पर सो रही थी। उसने आराम से नव्या का लैपटॉप पास रखी टेबल पर रख दिया और उसे देखने लगा। वो नव्या को जगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे नव्या को सोते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या सोते हुए बहुत ही खूबसूरत और शांत दिख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने नव्या को आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर पर सुलाने ले जाने के लिए मुड़ा ही था कि नव्या की नींद खुल गई। जैसे ही नव्या ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधे अविनाश की आंखों से टकराई। कुछ पल शॉक्ड होकर देखने के बाद नव्या ने कहा, अविनाश, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अविनाश ने नव्या के कहने के तुरंत बाद उसे हाथों से छोड़ दिया, जिससे वो सीधे सोफे पर जा गिरी। आउच! नव्या जैसे ही उठकर बैठी तो उसने एक नजर घूरते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे क्यों गिराया? तुमने ही तो मुझसे छोड़ने के लिए कहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम गुस्सा हो जाओगी और फिर से अपना मुंह चढ़ा लोगी। अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर नव्या ने तुरंत पलटकर कहा, तुम्हें मुझे कहीं ले जाने के लिए किसने कहा? अभी आधी रात है। भगवान के लिए, तुम क्या साजिश रच रहे थे? अविनाश ने नव्या की बातें सुनते ही तुरंत कहा, साजिश रच रहा था? ये मेरा घर है। तुम कहने के लिए मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कैसे रच सकता हूं? और अविनाश को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो तुरंत ही उसने अपनी आधी बात को अपने अंदर ही दबा लिया। नव्या के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ उसे घूर सकती थी। कुछ पल रुकने के बाद नव्या वहीं सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि अविनाश का जाने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने पूछा, तो तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मुझे भूख लगी है, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने नीचे जा रहा हूं। ओह, मैं समझ गई। नव्या को अच्छी तरह पता था कि अविनाश ने कुछ भी नहीं खाया था और वो काम में लगा हुआ था। अविनाश किचन में चला गया और थोड़ी देर बाद वो पानी की बोतल लेकर वापस आया और पानी पीने लगा। जैसे ही नव्या ने अविनाश को देखा कि वो सिर्फ पानी पी रहा है, तो उसने हैरान होकर पूछा, क्या तुम बस पानी ही पीने वाले हो? क्या तुम सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर सकते हो? फ्रिज में और कुछ भी नहीं है, अब पानी ही पीना पड़ेगा। नव्या ने उसकी बात सुनकर कंधे उचका दिए और खुद किचन में चली गई। आज नव्या को अविनाश को लेकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या था। थोड़ी देर बाद नव्या किचन से पास्ता की 2 प्लेट्स और 2 फोक लेकर निकली। उसने अविनाश के सामने प्लेट रखकर कहा, लीजिए, अब आपकी भूख शांत हो जाएगी, खाइए। अरे, तुम परेशान क्यों हुई? हम कुछ ऑर्डर कर लेते। खैर, थैंक यू। जैसे ही पास्ता की खुशबू हवा में फैली, अविनाश ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पास्ता खाया, उसने तुरंत कहा, यमी, बहुत अच्छा बना है।
थैंक यू। नव्या ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और कहा, अगर मैं खाना नहीं बना सकती तो मैं बच्चे की देखभाल कैसे करूंगी? मैंने बहुत कुछ बेंगलुरु में अकेले रहते हुए सीखा है, जिसमें खाना बनाना भी शामिल है। हालांकि अविनाश को अंदाजा नहीं था कि जब वो अकेली थी तो उसने कैसे मैनेज किया और वो कैसे रहती थी, लेकिन वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में एक औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं था। नव्या ने आरव को 5 साल तक अकेले ही पाला था। इसके बारे में सोचकर अविनाश को नव्या पर प्राउड फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। कुछ पल रुकने के बाद बात बदलने के इरादे से अविनाश ने पूछा, इन दिनों तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें जल्दी ही मैंने सॉल्व कर लिया है। नव्या एक्साइटमेंट के साथ अपनी नई जॉब के बारे में अविनाश से बात करने लगी। उसने बताया कि वो क्या काम कर रही थी और उसने क्या क्या प्लान बनाया था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल काम करेगा। अविनाश ने बात को सुनते हुए कहा और वो नव्या के पेपर्स देखने लगा जिस पर वो काम कर रही थी। पेपर्स को देखते देखते अविनाश सोच रहा था, अगर मैं नव्या को कुछ और आर्टिस्ट दूं तो ये सचमुच उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। अविनाश ने नव्या से कहा, मैंने सुना है कि बिग शो लव एंड हेट 2 का डायरेक्शन करने के लिए एक एक्टर और डायरेक्टर को खोजा जा रहा है। ये तुम्हारे और तुम्हारे एक्टर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। नव्या ने तुरंत पूछा, क्या सच में? अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या के लिए ये बहुत अच्छा मौका था जिससे वो रोहन और अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। कुछ देर बैठने के बाद नव्या अपने रूम की ओर जाने लगी। ये देखकर अविनाश के अंदर उसके लिए एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नव्या के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और वो इस प्रोजेक्ट में रोहन के लिए कुछ करना चाहती थी। क्या नव्या रोहन को नए प्रोजेक्ट में काम दिला पाएगी? क्या नव्या और अविनाश का रिश्ता नया मोड़ ले रहा था? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।